Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि टर्की ने अपनी स्पेस प्रोग्राम्स को अनवील किया है जिसमें उनका 2023 मून मिशन भी शामिल है। अब देखते हैं इनके स्पेस मिशन में क्या-क्या शामिल है। एक तो मून मिशन है, दूसरा है टर्किश एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना एंड साथ में इंटरनेशनली वायबल सैटेलाइट सिस्टम्स को डेवलप करना। एंड अब ये देखिए तो टर्की जो खुद को एक्सपैंडेड रीजनल और ग्लोबल रोल्स में प्लेस कर रहा है, सो ये उनके प्रेसिडेंट अर्दोआन के विजन का ही एक हिस्सा है। एंड टर्की ने अपने टर्किश स्पेस एजेंसी या फिर आप इसे TUA भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना 2018 में की थी। एंड इसका एम ये था कि जो कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ हैं जिनने स्पेस प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली अचीव किया है, उनको उनमें खुद को शामिल करना। अब हम टर्की की बात कर रहे हैं तो टर्की का कैपिटल है अंकारा एंड यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल एंड प्रेसिडेंट का नाम है एर्दोआन एंड यहाँ की करेंसी है लीरा। एंड हम टर्की की बात कर रहे हैं तो टर्की का कैपिटल है अंकारा एंड इस्तांबुल यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। प्रेसिडेंट का नाम है अर्दोआन एंड यहाँ की करेंसी है लीरा। हमारा अगला आर्टिकल है कि अरब के स्पेसक्राफ्ट ने मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर लिया है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम है अमल। ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमल क्या है। ये अरब का स्पेसक्राफ्ट है एंड अराबिक भाषा में इसका मतलब होता है होप। इसने अपनी 7 मंथ और 300 मिलियन माइल्स की जर्नी को पूरा कर लिया है एंड ये अब रेड प्लैनेट की कक्षा में पहुंच चुका है एंड इसने उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। अब ये वहाँ के एटमॉस्फेयर का सारा डेटा गैदर करेगा एंड साथ में अमल के अराइवल से यूएई जो है वो उन 5 एलीट कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनने इतिहास को रचा है और एक फंक्शनिंग मार्स मिशन को पूरा करके दिखाया है। हम पिछली स्लाइड में 5 एलीट स्पेस एजेंसीज की बात कर रहे थे। एक तो अरब हो गया एंड बाकी की 4 के नाम देख लेते हैं। एक है नासा, एक फॉर्मर सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम, तीसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चौथा है अपना ISRO इसरो। हमारा अगला आर्टिकल है कि बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने मैरीगोल्ड गेंदा की एक नई वैरायटी को डेवलप किया है। इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ने। एंड इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पूरा फूल खिलने के बाद ये गेंदा खराब भी हो जाता है तब भी ये मूल्यवान है बिकॉज इसको क्रूड कैरोटीन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ इस कैरोटीन वर्ड की बात करें तो ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड साथ में ह्यूमन बॉडी में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एंड साथ में ये कि इन गेंदे के फूलों को साधारण यूजेस के लिए भी बेचा जा सकता है जैसे कि बाकी वेराइटीज़ को बेचा जाता है, लाइक सजावटी उद्देश्य आदि इन सब के लिए इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। हम कैरोटीन की बात कर रहे थे। गेंदे की सभी प्रजातियों में कैरोटीन कंटेंट होता है वो 1.4% तक होता है, लेकिन ये जो आर्का शुभा वैरायटी है इसमें कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा है एंड वो है 2.8%। मतलब कि अगर हम किसी प्लांट सोर्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कंटेंट है, मतलब हाईएस्ट कंटेंट है कैरोटीन का। एंड कैरोटीन के यूजेस हम देख रहे थे, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे यूजेस हैं। इसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इसकी वहाँ पर हमेशा हाई डिमांड होती है। फिलहाल में इंडिया कैरोटीन को इम्पोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज से जिनमें शामिल है चाइना भी। एंड हम जिस आर्का शुभा वैरायटी की बात कर रहे थे इसे पोल्ट्री सेक्टर में भी बहुत यूज़ किया जाता है। जो इसके पेटल्स होते हैं उसको पोल्ट्री फीड के लिए यूज़ किया जाता है जिससे कि योग की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर होती है। हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया और US ने इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट्स एंड क्वाड कॉपरेशन की समीक्षा की। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इन चारों कंट्रीज के बीच में एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां पर अनौपचारिक रणनीति पर बातचीत होती है एंड साथ में ये मुफ्त, खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन को सुनिश्चित करने के लिए ये चारों कंट्रीज को एक साथ लाता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो क्वाड डायलॉग्स हैं इनका सबसे पहले विचार जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को 2007 में आया था। हमारा अगला आर्टिकल गुजरात की 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। रिसेंटली हुआ क्या, 8 फरवरी को इस पॉलिसी के तहत वडोदरा और राजकोट के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
2005 में गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे ताकि जो व्यक्ति जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको पंचायत का सदस्य और किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का पार्षद बनाए जाने से रोका जा सके। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने शहतूत डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर और इनके अफगानिस्तान काउंटर पार्ट मिस्टर हानिफ अतमर ने साइन किया है। एंड इस एमओयू को साइन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड वहाँ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ घानी की प्रेजेंस में। इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इसे किसने साइन किया है। इसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने साइन किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये दूसरा कोई बड़ा बांध है जिसे इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। जो पहला डैम था उसका नाम था सलमा डैम, इसे अफगान इंडिया मैत्री डैम भी कहा जाता है एंड इसे 2016 में हमारे प्रेसिडेंट और पीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि कैबिनेट ने बीवीएफसीएल असम को 100 करोड़ रुपीस की अनुदान सहायता दी। सबसे पहले हम बीवीएफसीएल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब आते हैं हम ग्रांटेड एड पर। ये जो अनुदान सहायता दी जा रही है इसे इसलिए दिया जा रहा है कि इसका जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका संचालन इसी तरीके से चलता रहे। एंड साथ में ये जो बीवीएफसीएल नामरूप है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कंपनीज एक्ट के अनुसार एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एंड वर्तमान में ये कंपनी अपने 2 पुराने प्लांट्स को चला रही है जिनमें से एक का नाम है नामरूप एलएल एंड दूसरे का नाम है नामरूप ट्रिपल एल। ये दोनों ही बीवीएफसीएल की प्रमाइसेस में है एंड बीवीएफसीएल कहाँ पर है, ये असम में है। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस से रिलेटेड है जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ये महिलाओं और लड़कियों को इक्वल साइंस में इक्वल एक्सेस और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। एंड इस साल ये इस दिन का 6th एडिशन होगा, मतलब ये है 6th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। एंड ये जो पूरा फंक्शन है इसे वर्चुअली यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और ये कि इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। वो 6 लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अब देखते हैं इस साल का ये जो सेलिब्रेशन है इसकी थीम क्या है। इस 11th फरवरी के दिन में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब महिला वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे, ये है इसकी थीम। अब देखते हैं इस दिन को कैसे कार्यान्वित किया जाता है। इसे यूनेस्को, यूएन वुमेन्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में कार्यान्वित किया जाता है। एंड इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में नामित किया था। ये 2015 से शुरू हुआ है ये, एंड ये इसका 6th एडिशन है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला आर्टिकल बायो एशिया 2021 इवेंट से रिलेटेड है। इस साल ये इस इवेंट का 18th एडिशन होगा एंड इसे 22 से 23 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इस साल बायो एशिया 2021 की थीम है मूव द नीडल। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस साल इस पूरे इवेंट का जो फोकस होगा वो होगा कोविड-19, फार्मा, मेडटेक और ग्लोबल हेल्थ पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये इसका 18th एडिशन है एंड इसकी थीम क्या है। हमारा अगला आर्टिकल 5 दिन के नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर से रिलेटेड है जो कि बेंगलुरु में शुरू होगा। एंड कब से शुरू हुआ है? ये हुआ है 8 फरवरी से। एंड ये जो मेला है इसे ऑर्गेनाइज किया है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR। ये जो IIHR है ये ICAR का एक सब्सिडरी है। एंड इस साल इस नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 की थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। मतलब स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। एंड इस पूरे इवेंट में किसान पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वो
721 कृषि विज्ञान केंद्रों और 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की मदद से फार्मर्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इस पूरे इवेंट में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनका शोकेस किया जाएगा, क्रॉप्स की वैरायटीज का शोकेस किया जाएगा एंड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए उनका भी शोकेस किया जाएगा। अब सिंस हम ICAR के बारे में पढ़ रहे थे, सो ICAR के डायरेक्टर हैं त्रिलोचन मोहपात्रा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है कि श्रीविल्लुपुत्तर और मेघामलाई टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु में मंजूरी मिली। ये तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व होगा एंड इंडिया का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व होगा एंड ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें मेघामलाई और श्रीविल्लिपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है ये पूरा 1.48 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसमें ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें शामिल है। अब हम बात तमिलनाडु की कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका कैपिटल है चेन्नई एंड तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है के पलानीस्वामी एंड तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित एंड तमिलनाडु का स्टेट डांस है भरतनाट्यम। हमारा अगला आर्टिकल है कि स्काई रूट और बेलाट्रिक्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ताकि वो लेटर्स ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल को यूज़ कर पाए। ये जो लेटर्स ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल है इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में इसे विक्रम रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा एंड साथ में इस व्हीकल से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा तब ये टाइम की कमी एंड कॉस्ट की कमी दोनों को करने में मदद करेगा। यहाँ पर मैंने टाइम की कमी और कॉस्ट की कमी बोली, उससे मेरा मतलब कटौती से था, मतलब समय की कटौती एंड कॉस्ट की कटौती करने में मदद करेगा। एंड अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के फाउंडर एंड CEO हैं पवन कुमार चंदाना। तो ये याद रखना ज़रूरी है बिकॉज ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हमारा अगला आर्टिकल है कि दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का पूरा नाम अच्छे से याद होना ज़रूरी है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम। एंड इस स्कीम के तहत दिल्ली के स्कूलों में क्लास 9th के 1000 मेधावी छात्रों को साइंस स्कॉलरशिप के रूप में 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। एंड ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कूल लेवल पर सेकेंडरी क्लासेस में साइंस एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करेगी। एंड विज्ञप्ति के अनुसार जो भी स्टूडेंट 8th क्लास में 60% से ज़्यादा स्कोर करते हैं वो इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और इस योजना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि इस स्कीम में जो भी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और OBC स्टूडेंट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एंड अब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है एंड दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 से रिलेटेड है। ये वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है एंड पल्सेस को ग्लोबल फूड के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साल वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम थी #LovePulses। इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड साथ में यूनाइटेड नेशंस ने इसकी वैल्यू को समझते हुए 20 दिसंबर 2013 को एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था एंड जिसमें उन्होंने 2016 को प्रोक्लेम किया था एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस एंड फिर 2019 को जनरल असेंबली ने 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में घोषित किया। ये थी इस डे की हिस्ट्री। हमारा अगला आर्टिकल है कि तेलों के बाद FSSAI ने ट्रांस फैट की एक नई सीमा निर्धारित की है। सबसे पहले हम FSSAI का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने कोई भी फूड प्रोडक्ट्स जिनमें एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स यूज होते हैं एज एन इंग्रेडिएंट, उसमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं वो 2% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये जो रिजोल्यूशन है इसे 1 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। एंड अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो पहले ये लिमिट 5% की थी, दिसंबर में इसे 3% कर दिया गया एंड अब ये टारगेट है कि 2022 में इसे 2% तक कर दिया जाए।
अब हम FSSAI की बात कर रहे थे, तो इसके चेयरपर्सन का नाम है रीता तियोतिया। इसके CEO हैं अरुण सिंघार एंड इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो इस FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ये अभी SSC CPO में पूछा गया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि 2025 तक रोड एक्सीडेंट्स में 50% की कमी लाने का जो लक्ष्य है इंडिया का, उसके लिए वो कमिटेड है, ये गडकरी ने कहा है। तो अभी रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया नंबर 1 पोजीशन में है रोड एक्सीडेंट्स के लिए, मतलब ये वर्ल्ड में US और चाइना से भी आगे हैं। एंड फैक्ट्स एंड फिगर को देखें तो एक साल में रोड एक्सीडेंट्स के कारण लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है एंड लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं एंड 415 डेथ हर डे होती है रोड एक्सीडेंट्स के कारण। एंड इसके कारण जो नेशनल GDP है उसको भी लॉस होता है एंड जो 70% डेथ होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, वो 18 साल से 45 साल के लोगों की ही होती हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।